औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज का जो हमारा आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट टॉर्क। तो टॉर्क को सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे, टॉर्क होता क्या है। टॉर्क को हम कई तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। फर्स्ट जैसे डेफिनेशन आती है हमारे पास, द टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स इज़ कॉल्ड टॉर्क। अब ये टर्निंग इफ़ेक्ट क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में वैसे तो आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे रिव्यू कर लेते हैं। जैसे कि आपकी बुक में ये फिगर 2.3 में एग्जांपल आपके पास फिगर 2.3 में एग्जांपल दी गई है कि यहाँ पे देखें एक टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। उस टर्निंग पॉइंट को आप क्या कर रहे हैं, टर्निंग पॉइंट से आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं कुछ डिस्टेंस से, और उस टर्निंग पॉइंट के अराउंड क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं स्पिनर को। जब ये स्पिनर यहाँ से रोटेट हो रहा है तो इसका मतलब टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ये टर्न कर रहा है, ठीक है। और जैसे ही आप डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो ये टर्निंग इफेक्ट भी, फोर्स भी ज़्यादा लगेगी और टर्निंग इफेक्ट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो फिर हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उस टर्निंग इफेक्ट को हम कहते हैं टॉर्क। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या हुई, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज़ कॉल्ड टॉर्क। अबाउट सम एक्सिस भी कह सकते हैं, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट सम एक्सिस इज़ कॉल्ड टॉर्क। अच्छा जी, सेकंड डेफिनेशन क्या होगी, टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं हम टॉ से, ठीक है, टॉ। और इसको सेकंड ये डेफिनेशन है कि टॉर्क इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स एफ, ठीक है। और इसको अगर हम ओपन करके लिखें तो क्या होगा, आर एफ साइन थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा, एन यूनिट वेक्टर। और ये जो यूनिट वेक्टर है ये किसकी डायरेक्शन बताएगा, ये हमें डायरेक्शन बताएगा टॉर्क की। और टॉर्क की डायरेक्शन होगी कहाँ, क्योंकि हमें पता है एन इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ, ठीक है। एन परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के जिसमें आर और एफ लाई करेंगे। तो अगर एन जो है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें आर और एफ लाई करेंगे, तो इट मीन्स टॉर्क भी उसी एन जो है टॉर्क की डायरेक्शन ही बता रहा है, तो टॉर्क भी उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें आर और एफ क्या करेंगे, लाई करेंगे। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को भी टॉर्क कहते हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर आर और फोर्स के मल्टीपल को भी, क्रॉस प्रोडक्ट को भी हम क्या कहते हैं, टॉर्क, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन आपके पास ये होगी। इसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी थर्ड डेफिनेशन के बारे में। थर्ड डेफिनेशन क्या होगी कि टॉर्क जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट है मोमेंट आर्म एल का, ठीक है, मोमेंट आर्म का और फोर्स का। अब ये मोमेंट आर्म क्या है, मोमेंट आर्म बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जैसे यहाँ पे हम देखें तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं मोमेंट आर्म एल, ठीक है। तो टॉर्क को हम डिफाइन कर सकते हैं, टॉर्क इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एल एंड द फोर्स, ठीक है। और मोमेंट आर्म क्या होता है, मोमेंट आर्म इज़ डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द पिवट पॉइंट या टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, मोमेंट आर्म, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे हम देखें इस फिगर में, अगर हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और ओरिजिन सेम पॉइंट पे लाई कर जाएं तो टॉर्क इस केस में क्या होगा, इस केस में टॉर्क होगा ज़ीरो। ज़ीरो क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास कोई मोमेंट आर्म ही नहीं रहेगा, कोई डिस्टेंस ही नहीं रहेगा। तो यही बात इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में की हुई है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स अगर ओरिजिन में से या पिवट पॉइंट में से ही पास कर जाए तो मोमेंट आर्म ज़ीरो हो जाता है उस केस में। तो फिर जब मोमेंट आर्म ज़ीरो हो गया, जैसे हम फॉर्मूला में देख सकते हैं कि मोमेंट आर्म अगर ज़ीरो हो जाए तो उस केस में टॉर्क भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द यूनिट्स ऑफ टॉर्क। टॉर्क के क्या यूनिट्स होंगे, हमें पता है कि टॉर्क इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड एफ, ठीक है। आर के यूनिट्स आपको पता है मीटर होते हैं, तो फोर्स के यूनिट्स आपको पता है न्यूटन, तो न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हम 1 जूल भी कहते हैं। अगर यहाँ से हम डायमेंशंस निकालना चाहें कि टॉर्क की डायमेंशंस क्या होंगी, तो डायमेंशंस कैसे निकाल सकते हैं टॉर्क की, आर है और एफ है, ठीक है, आर क्रॉस एफ। और आर आपको पता है कि हम उसके लिए, आर के लिए क्या लेंगे, डिस्टेंस है मीटर में, और फोर्स की डायमेंशंस हमें पता है वो क्या होती हैं, MLT-2। तो टोटल फिर यहाँ पे मीटर के लिए हम क्या लगाएंगे, L, तो MLT
-2 और टोटल डायमेंशंस फिर क्या आ जाएंगी अगर हम कंबाइन करके लिखें ml² t-2। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ टॉर्क। अच्छा जी, टॉर्क पॉजिटिव भी होता है, टॉर्क नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव टॉर्क कब होगा? जब हम बात करेंगे काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन की, ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव और नेगेटिव टॉर्क भी एग्जिस्ट करता है। वो कब? जब हम बात करेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन की, ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेशन में हमेशा टॉर्क को हम लेते हैं एज नेगेटिव। अच्छा, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़ने हैं अबाउट टॉर्क। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि टॉर्क ज़ीरो कब होगा, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हमने टॉर्क का जो फॉर्मूला पढ़ा है, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, यानी आर एफ साइन थीटा, ठीक है, एन यूनिट वेक्टर। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अबाउट द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ टॉर्क, ठीक है। स्पेशल केसेस हम कह सकते हैं कि दीज आर द स्पेशल केसेस ऑफ टॉर्क, ठीक है। स्पेशल केसेस में पहला केस क्या है कि अगर आर जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए फोर्स के। अगर आर फोर्स के परपेंडिकुलर होगा देन आप कह सकते हैं कि एंगल कितना होगा 90, और साइन 90 फिर क्या होता है, हमें पता है साइन 90 होता है 1। तो इस केस में टॉर्क किसके इक्वल आएगा? आर एफ साइन ऑफ 90 एन यूनिट वेक्टर। टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ एन यूनिट वेक्टर। इट मीन्स कि यूनिट वेक्टर अगर 1 हो जाएगा तो ये क्या आएगा? आर एफ। इट मीन्स टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू होती है। टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम कब होती है? जब आर और एफ एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। दूसरा केस हम देख लेते हैं कि अगर आर जो है वो पैरेलल हो फोर्स के। अगर पैरेलल होगा देन आपको पता है पैरेलल में दो केसेस हैं। देन क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि थीटा जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है अगर सेम डायरेक्शन में हो, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो 180 भी हो सकता है। तो साइन ज़ीरो हो या साइन 180 हो, दोनों का आंसर ज़ीरो आता है। तो टॉर्क की वैल्यू उस टाइम पे क्या आएगी? देन टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ साइन ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ज़ीरो। इस केस में टॉर्क क्या हो जाता है हमारे पास? ज़ीरो। अच्छा जी, उसके अलावा बात करते हैं हम थर्ड कोई पॉसिबिलिटी की कि इफ़ आर और एफ, ठीक है, आर की या एफ की डायरेक्शन को हम क्या कर दें? रिवर्स कर दें, ठीक है। अगर इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे किसी एक की डायरेक्शन को तो क्या आएगा? नेगेटिव का साइन आ जाएगा इनके साथ। तो टॉर्क क्या हो जाएगा? हम अगर आर की डायरेक्शन को रिवर्स करें तो माइनस आर क्रॉस एफ, ठीक है। और अगर हम किसकी डायरेक्शन को, इसको हम लिख देते हैं माइनस आर, ठीक है, क्रॉस एफ। अगर हम एफ की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो टॉर्क आर, ठीक है, क्रॉस माइनस एफ, इसको हम लिख सकते हैं माइनस आर क्रॉस एफ। यानी अगर हम आर या एफ में से किसी एक की डायरेक्शन को भी रिवर्स कर दें तो हमारा जो टोटल टॉर्क है वो क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है, ठीक है। अगर हम दोनों को रिवर्स कर दें, इफ़ बोथ आर एंड एफ आर रिवर्स्ड, अगर हम दोनों को ही रिवर्स कर दें आर और एफ को तो दोनों के साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। देन टॉर्क किसके बराबर होगा? टॉर्क विल बी इक्वल्स टू माइनस आर क्रॉस माइनस एफ, माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर क्रॉस एफ। इसका मतलब कि अगर दोनों की डायरेक्शन को हम रिवर्स करते हैं तो टॉर्क की वैल्यू पे या टॉर्क की डायरेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम डायरेक्शन में ही रहता है, उसकी डायरेक्शन रिवर्स नहीं होती। ओके, इसके बाद हमने एक स्पेशल चीज़ डिस्कस करनी है जो कि है हमारे पास डिफरेंस, ठीक है। एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन टॉर्क एंड फोर्स। इससे रिलेटेड ना एमसीक्यू काफ़ी आ जाते हैं आपको, ठीक है। तो टॉर्क में और फोर्स में क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फोर्स का हमें पता है कि फोर्स एक्ट करती है किसमें? लीनियर मोशन में। फोर्स एक्ट्स इन लीनियर मोशन। जबकि टॉर्क का भी हमने पढ़ा कि जब कोई चीज़ रोटेट करती है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तब टॉर्क प्रोड्यूस होता है। इट मीन्स कि टॉर्क जो है वो एक्ट करता है रोटेशनल मोशन में, या रोटेशनल को हम एंगुलर मोशन भी कहते हैं,
ठीक है, रोटेशनल या एंगुलर मोशन में टॉर्क एक्ट करता है। इसके अलावा फोर्स जो है वो प्रोड्यूस करती है लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसके ऑपोजिट अगर हम टॉर्क को देखें तो टॉर्क क्योंकि रोटेशनल मोशन में एक्ट कर रहा है तो टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करता है रोटेशनल या एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाए, अगर हम बात करें कि अगर ए जो है वो ज़ीरो हो जाए देन हम क्या, अगर ए ज़ीरो हो जाए तो क्या कोई फोर्स होगी? कोई फोर्स नहीं होगी। अगर ए ज़ीरो हो जाए देन नो फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, ठीक है। कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, एक्ट्स ऑन अ बॉडी, कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। यही बात अगर हम यहाँ करें कि अगर रोटेशनल या एंगुलर एक्सेलरेशन जिसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है, इफ़ एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो देन कोई टॉर्क नहीं एक्ट करेगा, नो टॉर्क एक्ट्स ऑन अ बॉडी, तब बॉडी पर कोई टॉर्क एक्ट नहीं करता। तो यहाँ से हम समराइज़ क्या करते हैं, समराइज ये करते हैं हम कि जो काम फोर्स लीनियर मोशन में प्ले करती है वो सारा काम टॉर्क जो है किस में प्ले करता है, रोटेशनल मोशन में। तो हम कह सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, कि टॉर्क इज़ द रोटेशनल एनालोगस ऑफ फोर्स इन, ठीक है, रोटेशनल एनालोगस है फोर्स का, टॉर्क इज़ द रोटेशनल एनालोगस ऑफ फोर्स। ये सारी बातें आपको बुक में, ये जो पैराग्राफ है लास्ट पैराग्राफ टॉर्क के टॉपिक का, यहाँ पे सारी बातें समझाई गई हैं। आप यहाँ से भी पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस जो है इसे हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि बॉडी जो है वो बिल्कुल स्टैटिक पोजीशन में हो, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि बॉडी स्टैटिक पोजीशन में हो। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में बॉडी स्टैटिक पोजीशन में कब होगी, जब बॉडी पर कोई भी फोर्स एक्ट ना करे, या फिर जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन सब का सम क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। यानी जितनी भी फोर्सेस पॉजिटिव हैं और जितनी भी उनके ऑपोजिट फोर्सेस नेगेटिव हों तो सबका फिर सम हम निकालें और क्या आ जाए, ज़ीरो। देन बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। किसके इक्विलिब्रियम में, फोर्सेस के इक्विलिब्रियम में, जिसे हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, समेशन एफ इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब समेशन एफ इज इक्वल्स टू ज़ीरो का क्या मतलब है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, देन द बॉडी विल बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और सम ऑफ फोर्सेज ज़ीरो कब हो सकता है, आपको पता है कि अगर एक बॉडी, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, ठीक है, मूव कर रही हो, तो देन आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ज़ीरो। क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ना। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही, तो इट मीन्स एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो। तो अगर लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है तो इट मीन्स कि हमारे पास जब लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो तो फोर्सेस भी क्या होती हैं, ज़ीरो होती हैं, किसी बॉडी पर एक्ट करने वाली फोर्सेस। तो हम इसको लिख सकते हैं समेशन एफ इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अच्छा, अगर हम बात करें कोप्लेनर फोर्सेस की, ठीक है, इन केस ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, कोप्लेनर फोर्सेस क्या होती हैं, जो एक ही प्लेन में या सेम प्लेन में एक्ट कर रही हों। इन केस ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, अगर कोप्लेनर फोर्सेस हैं, सेम प्लेन में एक्ट कर रही हैं, सपोज अगर वो एक्स प्लेन में एक्ट कर रही हैं तो समेशन एफ एक्स ज़ीरो होना चाहिए। अगर वो वाई प्लेन में एक्ट कर रही हैं तो समेशन एफ वाई क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। अच्छा, एक डायरेक्शन में अगर हम फोर्सेस को पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरी डायरेक्शन में हम वही फोर्सेस क्या लेंगे, नेगेटिव। सपोज करो कि अगर राइट डायरेक्शन में फोर्सेस हमने पॉजिटिव ली थी तो लेफ़्ट डायरेक्शन की फोर्सेस को क्या लेंगे, नेगेटिव, तभी हमारे पास सम क्या आएगा, ज़ीरो। अगर हमने अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करने वाली फोर्सेस पॉजिटिव ली हुई हैं तो हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन वाली फोर्सेस को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, तब ही हमारे पास फिर सम इनका क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। और ये बातें भी यहाँ पे सारी एक्सप्लेन की हुई हैं इस पैराग्राफ में, ठीक है। राइट वर्ड फोर्सेस अगर पॉजिटिव हों तो लेफ़्ट वर्ड को नेगेटिव होना चाहिए। अगर हमने अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव ले ली हैं तो डाउनवर्ड फोर्सेस मस्ट बी नेगेटिव। वो किस लिए, ताकि हमारे पास सम क्या आ जाए, ज़ीरो है।
ओके, इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? सेकंड कंडीशन ये कहती है कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। समेशन टॉ इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सेकंड कंडीशन क्या है कि बॉडी पर एक्ट करने वाले सारे टॉर्क्स क्या होने चाहिए? ज़ीरो होने चाहिए। अब टॉर्क कब ज़ीरो होगा? जब बॉडी में कोई भी एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा। और एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा जैसे कि लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होता कब? जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है। तो जब बॉडी मूव करती है किसके साथ? एंगुलर वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म, ठीक है। कौन सी? यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ जब कोई बॉडी मूव करती है, ठीक है, देन हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा है वो आता है ज़ीरो। जब ये ज़ीरो आता है तो इसका मतलब क्या है कि टॉर्क भी किसी भी बॉडी पर क्या है? ज़ीरो है। तो जब टॉर्क ज़ीरो हो गया तो इट मीन्स कि हम सारे टॉर्क्स का सम ले लेंगे तो समेशन टॉ इज इक्वल टू ज़ीरो। और बॉडी फिर किस में होगी? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। यहाँ पे बॉडी होती है स्टैटिक या ट्रांसलेशनल या लीनियर इक्विलिब्रियम में, ठीक है। वैसे हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं लीनियर कंडीशन को। अगर बॉडी पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इट मीन्स आ बॉडी इज़ इन द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ये बातें सारी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं कि कंडीशंस जो हैं वो इक्विलिब्रियम की क्या क्या हैं। दो कंडीशंस हैं। पहली क्या है कि सम ऑफ फोर्सेस ज़ीरो होना चाहिए। दूसरी क्या है? समेशन टॉ यानी सम ऑफ टॉर्क्स ज़ीरो होना चाहिए। अब इन कंडीशन से देखें क्या क्या हमें समझ आता है। जो बातें मैंने कर दी हैं वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो आपको भी समझाई हैं कि जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो कोई लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होता, ठीक है। बॉडी किस में होती है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। जब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करती है ये वाली तो इस केस में कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होता और बॉडी किस में होती है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। जब बॉडी को एक कंप्लीट इक्विलिब्रियम में हम कहते हैं कि बॉडी हो तो इस केस में दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखें कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो इट इज़ सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, वो स्टैटिक है। बट इफ़ द बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है देन इट इज़ सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसे हम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। दो टाइप्स होती हैं, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, दूसरा डायनामिक। स्टैटिक कब होता है? जब बॉडी कब हो? कहाँ हो? रेस्ट पर हो। डायनामिक कब होता है? जब बॉडी मूव कर रही हो लेकिन किसके साथ? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो आज के आर्टिकल में बेटा हमने देखा कि टॉर्क क्या है, ठीक है। टॉर्क को हमने डिफ़ाइन किया। तीन डेफिनेशंस हमने टॉर्क की देखी, पोजीशन वेक्टर के साथ, मोमेंट आर्म के साथ और टर्निंग इफेक्ट देखा हमने कि उसे भी हम टॉर्क कहते हैं। यूनिट्स देखे, डायमेंशंस देखी, पॉजिटिव टॉर्क्स कब होते हैं, नेगेटिव कब होते हैं। और इसके अलावा टॉर्क्स के कुछ हमने स्पेशल केसेस देखे कि मैक्सिमम टॉर्क कब होता है? जब आर और एफ परपेंडिकुलर हों। मिनिमम कब होता है? या ज़ीरो, ठीक है। और अगर डायरेक्शन किसी एक की रिवर्स कर दी जाए तो टॉर्क भी रिवर्स हो जाता है। दोनों की रिवर्स की जाए तो टॉर्क की डायरेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फोर्स का और टॉर्क का फ़र्क क्या है कि जो काम फोर्स लीनियर मोशन में करती है वही काम टॉर्क किस में करता है? रोटेशनल मोशन में। तो हम टॉर्क को कह सकते हैं कि ये रोटेशनल एनालोगस है फोर्स का, ठीक है। और उसके बाद हमने कंडीशंस पढ़नी इक्विलिब्रियम की कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि सम ऑफ फोर्सेस ज़ीरो होने चाहिए, समेशन टॉ ज़ीरो होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस पूरी होंगी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। पहली कंडीशन पूरी हो तो बॉडी किस में होती है? लीनियर या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। सेकंड कंडीशन पूरी हो तो बॉडी किस में होती है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। और इक्विलिब्रियम की टाइप्स भी दो हैं, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक में क्या होता है? बॉडी रेस्ट पोजीशन पे होती है। डायनामिक में बॉडी मूव तो कर रही होती है लेकिन किसके साथ? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, ठीक है। बाकी ये रिलेशंस तो आपको पता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ज़ीरो हो तो एक्सेलरेशन ज़ीरो, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी हो तो एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो, तब कोई टॉर्क भी नहीं एक्ट कर रहा होता, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने बेटा देखनी है एग्जांपल्स। जैसे हमने टॉर्क का आर्टिकल पढ़ा है, इसके एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 2.6 ये आपने देख लेनी है। एग्जांपल में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर होगा इसमें कोई प्रॉब्लम तो वो हम मुझसे पूछ लीजिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज में से आपने न्यूमेरिकल करना है जी, न्यूमेरिकल नंबर
12, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 12, ये भी बिल्कुल एग्जाम्पल जैसे है। न्यूमेरिकल 12 इज़ ऑल्सो योर होमवर्क। अब बेटा इसके अलावा आपको जो भी मसला हो वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।